हेलो। आज हम लोग देखेंगे साइंस का क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो मोस्ट वीआई क्वेश्चन होगा। और आप लोग से आग्रह है कि ये सारे क्वेश्चंस को आप देखें, क्योंकि ये बहुत काफ़ी वीआई क्वेश्चन है। आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहें। तो हम लोग आज साइंस का क्वेश्चंस को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप भी साथ में प्रैक्टिस करें। तो आप सभी कैसे हैं? आज 1 जनवरी है, 2024 में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। नए हौसला, नए उमंग, नए जज्बा, नए जुनून के साथ हम लोग क्लास शुरू करेंगे और अपने लक्ष्य की ओर आगे कदम बढ़ाते चलेंगे। तो आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, आदाब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तत्पश्चात श्याम्स एकेडमी की ओर से अमन, नमन, चमन और मैं श्याम नंदन आप सभी को करता हूं हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग साइंस का क्वेश्चन को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। हर एक क्वेश्चन को देखने और समझने का प्रयास करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बेहतर होगा। तो हम लोग देखते हैं। कहता है फोटोग्राफिक कैमरा, जो फोटोग्राफिक कैमरा होता है, कैमरा का अभिदृश्यक होता है। जो फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक जिससे देखा जाता है, वो अभिदृश्यक किसका होता है? अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। तो वो जो होता है आपका उत्तल लेंस होता है। अभिदृश्यक जो होता है उत्तल लेंस का होता है। अगला है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, दर्पण और लेंस दोनों की जो फोकस दूरी है -15 है। आपको पता होनी चाहिए कि जैसे ही माइनस आपका दूरियां आ गया, फोकस दूरी अगर माइनस है तो दोनों आपका अवतल होगा, लेंस हो या दर्पण तो अवतल होगा। दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या है? दर्पण अवतल, लेंस उत्तल नहीं होगा। दर्पण अवतल, लेंस अवतल, उत्तल अवतल नहीं होगा, दोनों अवतल होंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। इसके बाद है प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। प्रकाश की जो चाल होती है न्यूनतम किसमें होती है? प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल न्यूनतम जो होती है कांच में होती है। और प्रकाश की चाल अधिकतम जो होती है, अधिकतम वो आपका निर्वात में होता है। प्रकाश की चाल जो सबसे न्यूनतम कम होती है वो कांच में होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। जबकि प्रकाश की चाल अधिकतम जो होती है निर्वात में होती है। इसके बाद वायु का नंबर आता है। अगला क्वेश्चन है, कहता है एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा? एक गोलीय कवच, ये मान लेते हैं गोलीय कवच है और ये अंदर में भी है। इसका बाहरी त्रिज्या ये जो आपका है, ये आपका कैपिटल आर 20 सेंटीमीटर है, जबकि ये स्मॉल आर जो है 19.8 सेंटीमीटर है। इस तरीके का है, ध्यान दीजिएगा। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा? ये जो त्रिज्या है प्रकाश, जो आपतित प्रकाश है, आपतित प्रकाश के लिए एक कैसा व्यवहार करेगा? क्योंकि ये आपका बाहरी त्रिज्या और इंटरनली आंतरिक त्रिज्या, तो एक कैसा दिखेगा? उभरा हुआ दिखेगा। तो जब उभरा हुआ दिखेगा यानी तब ये जो व्यवहार करेगा वो उत्तल लेंस हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, मतलब वो उसका जो टाइम होता है, मानव नेत्र कितना टाइम में वो किसी चीज को देख लेता है और उसको अस्थायित्व कर लेता है, यानी समझ लेता है। तो ध्यान दीजिएगा। देख लीजिए, ये आपका मानव नेत्र है। ये मानव नेत्र है। ये आपका लेंस है। यहां पर कोई वस्तु है,
और यहां जो होता है रेटिना होता है। इस वस्तु से ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका मानव नेत्र है और ये लेंस है। ये वस्तु से जब प्रकाश, कोई भी वस्तु कब दिखता है? जब वहां वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, लेंस तक पहुंचती है। तो यहां से जब प्रकाश इस लेंस पर पड़ती है तो यहां अपवर्तित कर देती है, अपवर्तन होता है, अपवर्तन। ये वाला जो किरण है यहां पे अपवर्तन की घटना होती है और ये आपका रेटिना है, ये रेटिना है। तो इस वस्तु का जो है यहां पे प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर बनता है। वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका रेटिना पर बनता है और यहां जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। ये आपका तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र। जो तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क से जुड़ा होता है। यहां जब वस्तु, जब यहां प्रतिबिंब बनता है और ये प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और उल्टा बनता है। ये जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, ये रेटिना इसको सूचना देती है, किसको? तंत्रिका तंत्र को सूचना देती है। हम देखते हैं कि जब अचानक कोई आपके पास आ जाता है तो उस वस्तु को देखने के लिए आपको क्या है, वो मैसेज देता है तंत्रिका तंत्र को रेटिना पर। जैसे किसी वस्तु से प्रकाश आती है, लेंस पर पड़ता है और ये लेंस जो है अपवर्तन के बाद रेटिना पर, यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है जो उल्टा होता है। और ये रेटिना जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, ये आपका मस्तिष्क यानी तंत्रिका तंत्र को सूचना देता है कि कोई आया है, ये ऐसा इस प्रकार का है, यहाँ सूचना देता है। तो ये सूचना इतना जो काम होता है, इस काम के लिए 1/16 सेकेंड का टाइम लगता है। जैसे कोई भी अचानक आपके आंखों तर से इस तरीके से गुजार देगा, आप नहीं देख पाएंगे। आप तभी देख पाएंगे जब आपके आंख के पास जो है वस्तु का 1/1 सेकेंड का 16वां भाग तक आपके आंखों तक जब तक वो टिकी नहीं रहेगी, आप किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि वो वस्तु क्या है। तो कहता है कि किसी वस्तु का मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का जो अस्थायित्व है, यानी किसी वस्तु को अस्थायी प्रतिबिंब बना लेता, यानी आप उस वस्तु को समझ पाते हैं कि ये वस्तु क्या है, उसके लिए आपके आंखों तक 1/16 सेकेंड का टाइम तक होना चाहिए। यानी 1 सेकेंड का 16वां भाग टाइम तक जब आपके आंखों तक वो रुकेगा, तभी आप उस वस्तु को समझ पाएंगे, देख पाएंगे और पहचान पाएंगे कि वो वस्तु क्या है। तो उसके अस्थायित्व के लिए 1/16 सेकेंड का टाइम की आवश्यकता होती है। वही आपके पास कहा जाता है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है 1/16 सेकेंड, जबकि 1/16 सेकेंड का उसके लिए होता है। जबकि ध्वनि का जो अस्थायित्व होता है, जो ध्वनि का जो अस्थायित्व होता है वो 1/10 सेकेंड होता है। हम किसी चीज़ों को हम जब बोलते हैं तो वो बोलते हैं तो उस आवाज़ जो हम आवाज़ देते हैं, अगर हम बहुत काफ़ी स्पीड से बोलेंगे तो आप उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। हम जब बोलते हैं तो कम से कम आपका 1/10 सेकेंड तक ये आवाज़ आपके कानों तक पहुंचेगी, तभी आप उस आवाज़ को समझ पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि किसी मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व जो होता है 1/16 सेकेंड का होता है, जबकि ध्वनि के लिए 1/10 सेकेंड होता है। ध्वनि के लिए 1/10 सेकेंड का होता है। यानी इसके लिए आपका ये तो हो गया। अच्छा, अगला है किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब यहीं पर ना बन रहा है, तो ये क्या है, रेटिना है। तो यहां पर कहता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, तो रेटिना पर बनता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली
प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है नेत्रोद के अंतरपृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर जो है अधिकांश अपवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? जो पुतली होता है, आंख का बीच का जो गोलाकार जैसा जो साइज होता है वो पुतली होता है, उसको कौन कंट्रोल करता है? तो उसको जो है कंट्रोल परितारिका करता है, आइरिस करता है। आइरिस परितारिका जो प्रकाश आने पर उसको फैलाता और सिकुड़ाने का काम ये आइरिस का होता है, यानी उसको एक परितारिका आइरिस जो है कंट्रोल करता है। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है परितारिका, जिसको आइरिस कहते हैं, वो कंट्रोल करता है। आंख का व्यवहार होता है, आंख का व्यवहार किस तरीके का होता है? अवतल दर्पण की तरह नहीं होता, उत्तल लेंस की तरह होता है। समतल दर्पण इनमें से कोई नहीं है, यानी उत्तल लेंस की तरह होता आंख का व्यवहार। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? दोनों लगभग सेम क्वेश्चन है, सिर्फ पूछने का अंदाज अलग है। ठीक है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का उभरा हुआ है? उत्तल लेंस। मानव नेत्र उभरा हुआ है, उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु होता है। एक स्वस्थ आंख की जो दूर बिंदु होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें दूर बिंदु और निकट बिंदु दो तरह की प्रश्न आती हैं। इसमें विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। दूर बिंदु यहां पर है कि एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु होता है, ये दूर पर गौर नहीं करता है, और निकट बिंदु उसको ध्यान में रहता है, 25 सेंटीमीटर मार देता है, जो कि गलत है। इसलिए क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ें और अंत तक पढ़ें। दूर नजदीक वो समझने का प्रयास। वहां क्या होता है, एग्जामिनेशन में हड़बड़ाहट होता है। जैसे देखता है एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु, दूर पर केयर नहीं करता और नजदीक वाला 25 सेंटीमीटर मार देता है, जो कि गलत है। कहता है कि एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु होता है, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि दूर जो बिंदु होता है, दूर जो बिंदु होता है वो अनंत होता है, जबकि निकट बिंदु जो होता है, निकट बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। यानी कहने का मतलब है एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु जो होगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनंत। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। ये देखिए दोनों सेम आ गया क्वेश्चन, ये दूर वाला ये नजदीक वाला। समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम यानी न्यूनतम, कम से कम दूरी, हम यानी कि कितने दूर पर रखेंगे वस्तु को कि हम आराम से देख सकते हैं, हमको देखने में कंफर्टेबल होगा। किसी किसी को देखिएगा ऐसे सटा देगा, आंख में प्रॉब्लम। किसी को देखिए एकदम ढेर दूर में देखेगा, तब भी आंख में प्रॉब्लम। एक जो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस इतना जो होता है, वो हमारा सुस्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी है। इससे ना तो हम दूर कर सकते हैं और ना तो नज़दीक कर सकते हैं। दूर और नज़दीक करने का मतलब होता है कि आंख में प्रॉब्लम है, आंख का लेंस में गड़बड़ी है, उसको लेंस चश्मा लगाने की आवश्यकता है। तो उसका जो होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा। समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी जो होगा 25 सेंटीमीटर। देखिए 25 मीटर भी है, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ध्यान दीजिएगा, आपका 25 सेंटीमीटर ध्यान से देख कर करके मारना है। 25 सेंटीमीटर मीटर भी है, 2.5 सेंटीमीटर भी है, इतना सेंटीमीटर है और ये भी है। इसलिए गौर फरमाएंगे, ध्यान से बारीकी से क्वेश्चन को एक एक पॉइंट कर करके लास्ट तक पढ़ेंगे। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, यानी नेत्र में, नेत्र द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वो कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा। वास्तविक, उल्टा। वास्तविक तो बनता है, उल्टा भी बनता है, बड़ा नहीं बनता है। काल्पनिक नहीं बनता है, छोड़ दीजिए, काल्पनिक नहीं बनता है। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है, इसलिए ये हो जाएगा। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? ध्यान दीजिएगा, जिसका विचलन न्यूनतम होगा, कहता है किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो विचलन जो है आपका लाल का होता है। जैसे मान लेते हैं एक प्रिज्म है इस तरीके से, और यहां से श्वेत प्रकाश गुजरती है इस तरीके से, देख लीजिए, इस तरीके से।
ये प्रिज्म है और श्वेत प्रकाश इस तरीके से गुजरती है। तो इसका जो कहता है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, जो सबसे कम विचलन होता है वो किसका होता है, आपको पता होनी चाहिए। ये बैनिया पीनाला होता है, बैनिया पीनाला, बैनी आह पी ना ला। तो जो सबसे ऊपर होता है उसका विचलन सबसे कम और जो सबसे नीचे होता है उसका विचलन सबसे ज्यादा होता है। तो किस रंग का सबसे ज्यादा सबसे कम विचलन होता है, तो सबसे ऊपर बैनिया पीनाला, ला से लाल होता है। यानी किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, आपका लाल होता है। विचलन सबसे ज्यादा बैंगनी का होता है और सबसे कम लाल का होता है। तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल का होता है और सबसे कम बैंगनी का होता है। इससे क्वेश्चन होता है लेकिन बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को, जो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं उस पर तो हम आपको ध्यान आकृष्ट करते ही हैं, आपको भी उस पर कड़ी निगाह रखनी होगी और बहुत स्पष्ट से क्वेश्चन को समझना और बारीकी से समझने, बूझने और देखने की आवश्यकता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। जो श्वेत प्रकाश होता है, हमारे सूरज के प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, यानी 7 रंगों का होता है, जिसको हम श्वेत प्रकाश कहते हैं। तो कहता है श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है, 3, 4, 5, 7। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। 7 रंगों का मिश्रण होता है हमारा श्वेत प्रकाश। अगला क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो आपको पता होनी चाहिए प्रिज्म, 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 प्रिज्म। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है, प्रिज्म का। आपका डी हो जाएगा, कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है। अभी हमने बताया था कि स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें किस रंग का झुकाव अधिक होता है, तो आपको पता होनी चाहिए। बैनिया पीनाला जो सबसे नीचे होता है उसका झुकाव सबसे ज्यादा होता है। बैनिया पीनाला, बैंगनी का सबसे ज्यादा झुकाव बैंगनी का होता है स्पेक्ट्रम में। तो आपका ए हो जाएगा, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है, तो सबसे नीचे बैंगनी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द आपका करेक्ट हो जाएगा। बैंगनी, सबसे अधिक झुकाव बैंगनी का, सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी का, सबसे अधिक यानी जिसका विचलन अधिक होता है उसका तरंग दैर्घ्य कम होता है। ध्यान देंगे। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण, वर्ण का मतलब होता है रंग, वर्ण का मतलब यहां जो है, यहां वर्ण का मतलब रंग समझिएगा। तो प्रकाश का जो प्राथमिक रंग है यानी वर्ण है वो क्या है, तो प्रकाश का प्राथमिक रंग आपका कौन है, लाल हरा नीला, लाल हरा नीला, नीला हरा लाल सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा रंग फैलता है, प्रकीर्णन करता है, तो आपको पता होनी चाहिए। सबसे ज्यादा फैलता है आपका लाल, नीला, पीला, नारंगी, नीला। इसीलिए आकाश जो है, बादल जो है नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीला रंग उस सबसे ज्यादा फैलता है, इसलिए नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है। बादल का रंग कैसा होता है, नीला होता है, क्योंकि नीला प्रकाश का जो है आपका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, कहता है जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है। जो इसके पहले क्वेश्चन था सेम है, सिर्फ उसको घुमा करके पूछा है, थोड़ा सा उसको लंबा कर दिया है, लमटोटराहा टाइप के कर दिया है, लंबा कर दिया है, उलट करके पूछा, वही क्वेश्चन है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं, माने उसको फैलाता है। नीला दिखाई पड़ता है तो किस रंग के प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। अगला है प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, जब वो फैल जाएगा तो सीधे उड़ जाएगा, वो दिखाई देगा, वो तो फैल गया। लाल का फैलना प्रकीर्णन सबसे कम, तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा। कह रहा है
प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल। यहां पर आप लिख सकते हैं लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का विचलन भी सबसे कम होता है, ध्यान रखिएगा। तरंगदैर्घ्य, प्रकीर्णन और विचलन, इससे क्वेश्चन आता है, इसको कंफ्यूजन में मत पढ़िएगा, एकदम नीट एंड क्लीन रखिएगा क्वेश्चंस को। अगला, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को जब आकाश देखता है तो उसको नीला, उजला, लाल, काला दिखाई देता है। चंद्रमा पर ऊपर देखेगा, नीचे नहीं, ऊपर देखेगा तो पृथ्वी से हट गया, काला दिखाई देता है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, केंटल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, इसको टिंडल प्रभाव कहा जाता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा आपका लाल रंग का होता है, अभी हमने बताया। तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल रंग का, तरंगदैर्घ्य सबसे कम बैंगनी रंग का, विचलन सबसे ज्यादा बैंगनी रंग का और विचलन सबसे कम लाल रंग का। ये सारी पॉइंट्स को याद रखेंगे, बिंदु को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कहता है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? चंद्रमा पर व्यक्ति जब अंतरिक्ष को देखता है तो काला दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से ये अंतरिक्ष यात्री जब आसमान क्या कह रहा है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश जब ऊपर देखेगा तो कैसा? अंतरिक्ष यात्री को आकाश जब देखता है तो काला दिखाई देता है। इसके पहले वाला क्वेश्चन है, बस उसी को रिमूव किया है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? नीला, काला, लाल, ये आपका काला हो जाएगा। कहता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻20 कूलम, ये नहीं होगा, -27 नहीं होगा, 1.6 × 19 कूलम, 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश वोल्ट, वोल्ट किसका मात्रक होता है? विद्युत विभव और विभवांतर का। विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ओम, ओम जो होता है, सॉरी, ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है, ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी? माइक्रो तो आपको पता होनी चाहिए, डेसी सेंटीमिली माइक्रो, डेसी सेंटीमिली माइक्रो। माइक्रो जो होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। माइक्रो, डेसी, डेसी आपका होता है 10⁻1, डेसी सेंटी, सेंटी 10⁻2, डेसी सेंटी मिली, मिली 10⁻3, डेसी सेंटी मिली। माइक्रो जो होता है आपका 10⁻6 होता है, तो आपका हो जाएगा -6 एम्पियर। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आपका है, कहता है धारा मापने में किसका उपयोग होता है? एमीटर, ओम मीटर, वोल्ट मीटर, मैनोमीटर। धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी में जो होता है दिष्ट धारा, जिसको हम डीसी कहते हैं, डायरेक्ट करंट। यानी बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डीसी, जिसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। टोटल हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस को देखा। आप इसको अच्छी तरह से देखने और प्रैक्टिस करें। मेन प्रैक्टिस का गेम है, प्रैक्टिस करते रहें, आपका अच्छा मार्क्स आएंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। इसके बाद अभी तक यदि आप श्याम्स एकेडमी यूट्यूब चैनल से अगर नहीं ऐड हो पाए हैं, जुड़ पाए हैं, तो आप अवश्य जुड़ जाइए। इसके बाद आप अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि ये आपका श्याम्स एकेडमी जो है मल्टीपर्पस चैनल है। 9th 10th मैथमेटिक्स और साइंस दोनों, 11th 12th मैथमेटिक्स, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल,
और जनरल कंपटीशन के लिए कंप्लीट साइंस की इसमें आपको सुविधा मिलेंगे। इसलिए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं अवश्य जुड़ जाइए, अपने दोस्त साथी संगी के बीच इसको शेयर करें, उनको भी लाभ लेने का मौका दें और आप भी इससे फ़ायदा लें, लाभ उठाएं। फिर हम अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।